Good morning, dear students. From today, we will start the revision of history. First chapter of the history, the French Revolution. From today, we will start the revision of the French Revolution. Let's start. As you know very well, that the French Revolution is the most important revolution of the world. This revolution is also known as the mother of all the revolution. And the French Revolution is the turning point in the history of world. The ideas of liberty, equality, freedom, rights spread in all over the world after the French Revolution. तो अब अगर हम बात करें कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ, रेवोल्यूशन इज नॉट द स्टेप दैट कम्स एट वंस. कोई ऐसी घटना नहीं होती कि जो अचानक आ जाती है कि आज सब कुछ ठीक था, कल लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया. ऐसा नहीं होता है. There are some circumstances, some conditions which are responsible for revolution in any country. Same thing here with France. फ्रांस में भी कुछ ऐसी घटनाएं थी, कुछ उसके पॉलिटिकल रीजन, इकोनॉमिकल रीजन और सोशल रीजन थे जिसकी वजह से फ्रेंच में रिवोल्यूशन हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल, if we talk about the society and economical conditions of the France, Louis XVI became the ruler of France in 1774. 1774. So Louis XVI became the ruler of France, and when he became the ruler, he was only 20 years old. He married with the Austrian princess, and the Louis XVI and his wife both are extravagant. They wanted to spend a luxurious life. दो के दोनों एक लग्जरियस लाइफ चाहते थे. इसके लिए अधिक से अधिक वेल्थ की जरूरत थी. बट when the Louis XVI became the ruler of France, at that time the treasury was also empty. Means जब वो राजा बना लुइस 16, उस समय जो राजकीय खजाना था बिल्कुल खाली हो चुका था. क्यों ऐसा हुआ था? Because due to the prolonged wars and extravagant court. इससे पहले फ्रांस ने बहुत सारी जो है अमेरिकन कॉलोनीज को फ्री होने में हेल्प की थी, उनको फाइनेंशियली हेल्प किया था, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल कंडीशंस उसकी डाउन हो चुकी थी. एंड टू कंप्लीट द एक्सपेंसेस ऑफ कोर्ट के जो खर्चे थे, चाहे वो जो नोबेल्स थे, जो अधिकारी थे, उनको पेमेंट करना हो, सोल्जर्स को पेमेंट करना हो, या जो राज दरबार का अपना जो नोबेल फैमिली थी उसके जो खर्चे थे, इन सब के लिए अधिक से अधिक पैसे की जरूरत थी. इन दिस सिचुएशन द फ्रेंच गवर्नमेंट टुक द लोन, एंड नाउ द लोन the lenders who have give the loan, they started to charges the tax or interest. They started to charge the interest. In this situation, the Louis XVI faced a economical shortage, economical crisis in his empire. इसके अलावा the France was under heavy debts. बहुत सारे कर्ज में था क्योंकि उसने लोन ले रखा था, चाहे वो अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प करने के लिए या राज्य के खर्चों के लिए, सेना के मेंटेनेंस के लिए, इन सब के लिए जो उसने लोन ले रखा था, अब उस पर वो लोग इंटरेस्ट चार्ज करने लगे थे. इन दिस सिचुएशन, यू नो वेरी वेल, द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनी गवर्नमेंट इज द टैक्स पेड बाय देयर सिटीजन्स. किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट का जो सोर्स इनकम ऑफ होती है वो होती है जो टैक्स पेमेंट किया जाता है. तो द लुइस 16 वांटेड टू इंक्रीज द टैक्सेस. लुइस 16 नए टैक्सेस को इंक्रीज करना चाहता था. इससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लें फ्रेंच की सोसाइटी के बारे में. द फ्रेंच सोसाइटी बेस्ड ऑन स्टेट्स, मीन्स द फ्रेंच पीपल्स आर सिटीजन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट बिलोंगिंग टू द क्लर्जी पीपल, church and their Christ. They come to the category of first state. Second state, king's family and noble peoples. Noble means the aristocrat people, the high rich peoples of the empire and who are work for the king. And third state, इन दोनों ग्रुप्स को छोड़ करके all the people of the country comes in the category of third state. All other peoples come in the category of third state. And if we talk about the number of the peoples,
maximum population belong to the third state, and the first and second state peoples enjoy the different type of privileges. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट पीपल enjoyed द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिविलेजेस. इन दोनों स्टेट्स के लोगों को, इन दोनों ग्रुप के मेंबर्स को बहुत सारी प्रिविलेज मीन्स द फैसिलिटीज एंड प्रॉपर्टी दे गेट बाय देयर बर्थ. केवल उस स्टेट में बॉर्न होने से ही इनको बहुत सारी जो है राइट्स और फैसिलिटीज मिलती थी. एंड थर्ड स्टेट पीपल डिड नॉट गेट एनी टाइप ऑफ द प्रिविलेज. और थर्ड स्टेट के लोगों को किसी भी प्रकार का प्रिविलेज नहीं मिलता था. इसके अलावा इन द फ्रांस एट दैट टाइम only the third state people pay the taxes. The first and second state people who enjoys the different type of privileges, they had not to pay any type of the tax. जो दो ग्रुप था जिनको प्रिविलेजेस मिलता था उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था और केवल थर्ड स्टेट के लोगों को जो है टैक्स पेमेंट करना पड़ता था. एंड थर्ड स्टेट पीपल हैव टू पे टू टाइप ऑफ टैक्सेस. द वन टैक्सेस इज known as the tithe, and second had to pay tax is tally. Tithe and tally, two types of the taxes the third state people have to pay. The first tax is taken by the one tax by the clergy peoples means church, and second tax were imposed by the state or the king, right? तो ये वहाँ की सोसाइटी उस समय की बेस थी. अब बात करें प्रॉब्लम आई कैसे, राइट? इन दिस पीरियड द पॉपुलेशन इंक्रीज इन वेरी हाई स्पीड इन फ्रांस. द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन काफ़ी तेजी से बढ़ी. हियर यू कैन सी इन 1715 द पॉपुलेशन इज ओनली 23 मिलियन, बट टिल 1789 तक आते आते द पॉपुलेशन नाउ इंक्रीज इन 28 मिलियन. पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी. ऑटोमेटिकली जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी. एंड देयर वाज ए नॉट इंक्रीजमेंट इन द प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन की तरह से उत्पादन नहीं बढ़ रहा था, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही थी, जिसकी वजह से एंड देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स. ऑटोमेटिकली द प्राइसेज ऑफ फूड ग्रेन्स विल बी वेरी हाई. जब प्रोडक्शन कम होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है. सेम थिंग हैपेंड हियर. वेजेस कुड नॉट मैच विथ राइजिंग प्राइस. जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ रही थी हर जरूरी चीज़ों की, उस हिसाब से लोगों के जो वेजेस थे, जो उनको वर्क के बदले पैसे मिलते थे, वो उस तेजी से बढ़ नहीं रहे थे. सो द सिचुएशन बिकेम क्रिटिकल. आफ्टर दैट द सम नेचुरल डिजास्टर, ड्राट, हेल, दे आल्सो मेड द सिचुएशन वर्स्ट. इन लोगों ने मिलकर के जो नेचुरल डिजास्टर थे, इन्होंने सिचुएशन को और क्रिटिकल बना दिया. द पीपल्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज, राइट? तो आउटब्रेक ऑफ सब्सटेंस क्राइसिस, लैक ऑफ बेसिक नीड्स. सिचुएशन क्या हो गई फ्रांस की? इन फ्रांस द सिचुएशन केम द सब्सटेंस क्राइसिस. सब्सटेंस क्राइसिस मीन्स द लैक ऑफ बेसिक थिंग्स, फूड ग्रेन्स, क्लोथ, एम्प्लॉयमेंट, राइट? जो भी जरूरी चीज़ें हैं उन सब की शॉर्टेज होने लगी. तो द पीपल्स आर नाउ अनसेटिस्फाइड विद द लुई 16 रूल. 1774 से रूल कर रहा था. तो अब जो है वहाँ के लोगों के अंदर का जो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर रखा था, वो धीरे धीरे अब एग्रेशन के रूप में सामने आने लगा. ऊपर से शॉर्टेज इतनी, राइट? बट लुई 16 एंड हिज वाइफ बोथ आर नॉट वांटेड टू चेंज. उनकी जो लाइफ स्टाइल थी उसमें वो किसी प्रकार का चेंजेस नहीं चाहते थे, ना ही उसमें कोई चेंज करना चाहते थे, ना ही वो जो है जो कोर्ट के खर्चे थे उन सबको भी कंट्रोल नहीं कर रहे थे. इस बीच ग्रोइंग मिडिल क्लास डिमांडिंग द इनटू प्रिविलेजेस. ग्रोइंग मिडिल क्लास, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट. इन थर्ड स्टेट पीपल, सम पीपल्स हु आर एजुकेटेड, lawyer, doctors or businessmen, these people and the educated peoples, scholars, इन लोगों का जो ग्रुप था, this group is now come in the category of middle class. This middle class, because they are educated, they are intellectual, so now they started to talk about their rights.
नाउ दे स्टार्टेड टू टॉक अबाउट द फ्रीडम, अबाउट द इक्वलिटी। तो ये वो ग्रुप था जो इंटेलेक्चुअल था, एजुकेटेड था। इन लोगों ने चर्चा करनी शुरू की और डिमांड करने लगे कि प्रिविलेज सिस्टम जो है, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों को प्रिविलेजेस मिलता है, वो सिस्टम खत्म किया जाए, वो रिमूव किया जाए। इसके साथ साथ these third state peoples started to discussion about their rights, about the freedom, about the equality, right? And this third state middle class members, they started to motivate to the other peoples through their writings, through their speeches, through their programs, right? So they started to motivate the others. इसके साथ साथ फिलासफर्स ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल किया। We will discuss in next topic about the philosopher here. So this middle class people have a full responsibility on these members of third state. लोगों की जो एजुकेटेड ग्रुप था, इनके ऊपर अपने अधिकारों को लेकर के, अपने राइट्स को लेकर के लोगों को मोटिवेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। अब जो है रिवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ? As I have already told you that now the Louis XVI wanted to increase new taxes. वो नए taxes increase करना चाहता था। तो to increase the new taxes, the king called the States General to pass tax proposal. नए टैक्स प्रपोजल को पास करने के लिए तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग बुलाई गई, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई। और ये मीटिंग कई सालों के बाद बुलाई गई थी। इससे पहले जो है जब भी बुलाया गया था तब भी टैक्स इंक्रीजमेंट के लिए ही बुलाया गया था। इन दिस मीटिंग द थर्ड स्टेट मेंबर्स डिमांडेड, जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आए थे और ये वही रिप्रेजेंटेटिव थे जैसे नेता जो मिडिल क्लास के लोग थे, टीचर, एजुकेटेड, लॉयर्स, बिजनेसमैन। ये लोग जो है थर्ड स्टेट के मेंबर्स के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आए। अपने साथ साथ उनकी डिमांड का पूरा एक जो उनकी डिमांड की पूरी लिस्ट लेकर आए। और वुमेन्स वी आर नॉट अलाउड इन दिस स्टेट जनरल मीटिंग्स, राइट। इस मीटिंग में थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स ने डिमांड किया कि जो वोटिंग हो वो 1 मेंबर और 1 वोट से हो। पहले क्या होता था, स्टेट वाइज जितने स्टेट उतनी वोटिंग की जरूरत थी। तो इसमें क्या होता था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के लोग जो भी चाहते थे वो डिसीजन या वो प्रपोजल पास कर लेते थे। बट हियर व्हेन द थर्ड स्टेट मेंबर्स डिमांडेड फॉर 1 वोटिंग राइट्स, द किंग डिनाइड। लुईस 16 ने इनकी डिमांड को मना कर दिया। इन दिस सिचुएशन द थर्ड स्टेट मेंबर्स वॉकड आउट फ्रॉम द स्टेट जनरल मीटिंग। थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे ये लोग जो है उस मीटिंग से वॉकआउट कर गए। एंड दीज पीपल्स कम टुगेदर ऑन 20 जून 1789 इन द टेनिस कोर्ट ऑफ वर्साइल्स। वर्साइल्स के टेनिस कोर्ट में इन लोगों ने मिलकर के मीटिंग की। इस दिस मीटिंग इट वाज डिसाइडेड दे फाउंडेड द नेशनल असेंबली। थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने मिलकर के एक नई असेंबली बनाई, उसको क्या नाम दिया, नेशनल असेंबली। एंड हियर दे स्टार्टेड टू ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रांस। ये डिसाइड किया गया कि अब जो है फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा, जिसको लिखने की जिम्मेदारी, तो ड्राफ्ट करने की तैयारी, जिम्मेदारी नेशनल असेंबली पे आई, जो इन्हीं लोगों के थर्ड स्टेट द्वारा बनाई गई नेशनल असेंबली थी। इधर जो सिचुएशन और जो प्रॉब्लम चल रही थी वो कंटिन्यू थी। सेवर विंटर, बैड हार्वेस्ट, प्राइस राइजिंग मेड द सिचुएशन बैड इन फ्रांस। अब रिवोल्ट हुआ कैसे? इस 20 जून 1789 की मीटिंग के बाद नेशनल असेंबली बिजी हो गई अपनी ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड ऑन 14 जुलाई 1789 द रूमर स्प्रेड दैट द किंग हैज ऑर्डर्ड टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स ऑफ द पीपल्स। एक रूमर उड़ा कि हाँ, किंग ने ऑर्डर दिया है कि सारी जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी, फार्मर्स की, पीजेंट्स की। और इन दिस सिचुएशन द पीपल्स दे केम ऑन द रोड, they started to protest. So the king, in this situation the king ordered to suppress the agitation. Crowd led to the storming of Bastille on 14 July 1789. जब लोगों को ये लगा तो फूड शॉर्टेज ऑन द ब्रेड शॉप्स, the women who were continue standing in the row to take the bread, but when they did not get bread the women protested.
4 घंटे 5 घंटे लाइन में लगने के बाद जब उनको ब्रेड नहीं मिला तो उन लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और तब तक ये र्यूमर भी उड़ चुका था कि किंग ने ऑर्डर दे दिया है अपनी सेना को लोगों को मारने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए। इस सिचुएशन में जो पब्लिक थी, जो थर्ड स्टेट्स के कॉमन पीपल्स थे, दे कम इन द ग्रुप, एक भीड़ तैयार हो गई, एक क्राउड तैयार हो गया। एंड दिस क्राउड दे स्टार्टेड टू मूव टू बस्टाइल फोर्ट। बस्टाइल फोर्ट वाज ए सिंबल ऑफ किंग डिप्लोमेटिक डिस्पोटिक पावर। किंग का एक सिंबल था, लुई 16 की पावर को शो करता था। एंड द पीपल्स हेटेड द बस्टाइल फोर्ट, so the crowd started to move to the Bastille Fort. At that time, this fort was used as a prison. एम्पायर के द्वारा, लुई 16 के द्वारा उस समय ये जो बेस्टाइल फोर्ट था, इसको एक प्रिजन के रूप में, एक जेल के रूप में यूज किया जा रहा था। द क्राउड केम ऑन द बस्टाइल फोर्ट एंड स्टार्टेड टू अटैक ऑन द बस्टाइल फोर्ट। उस पर उन्होंने अटैक कर दिया, स्टॉर्म, दे स्टार्टेड टू स्टॉर्म द फोर्ट, दे किल्ड द गार्ड्स ऑफ डियर एंड रिलीज ऑल द प्रिजनर्स। जो भी वहाँ पे प्रिजनर बंद थे उन सबको रिलीज कर दिया गया और बस्टाइल फोर्ट को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। इतना ही नहीं, द पीपल्स ब्रिंग द स्टोन्स ब्रिक्स ऑफ द बस्टाइल फोर्ट एज ए मेमोरी, एज ए सिंबल। जो भी लोग वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की जो क्राउड पहुंची थी, डिस्ट्रॉय करने के बाद जिसको जो मिला एक सिंबल के रूप में कि हाँ जब बस्टाइल फोर्ट डिस्ट्रॉय हुआ था तो हम भी उसमें थे, कोई ब्रिक लेके गया, कोई कुछ लेके गया, तो इस तरह से बस्टाइल फोर्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एंड दिस बस्टाइल फोर्ट वाज द सिंबल ऑफ किंग डिस्पोटिक पावर, so it was the starting of revolt because the common people first time in the world, पहली बार किसी कंट्री के कॉमन लोगों ने राजा के अगेंस्ट, अपने रूलर के अगेंस्ट इस तरह से प्रोटेस्ट किया। फाइनली द सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट स्टार्टेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब जो है पीपल्स केम ऑन द रोड विद द स्लोगन्स डिमांडिंग द ब्रेड, फूड, एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपनी की जो भी डिमांड थी उन सारी डिमांड्स को लेकर के वो लोग जो है प्रोटेस्ट करने लगे और एक सीरीज स्टार्ट हो गई। अलग अलग देश के हर हिस्से में लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। सिचुएशन जब काफ़ी क्रिटिकल होती गई, लुई 16 से कंट्रोल नहीं हो पाई। एट लास्ट ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, आई एक्सेप्ट द नेशनल असेंबली। लुई 16 सेंसिंग द टेंस्ड सिचुएशन रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली। उसने कहा कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि हाँ नेशनल असेंबली जो है एक जो है थर्ड स्टेट के ग्रुप की रजिस्टर्ड और रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है। एंड फाइनली ऑन 4 अगस्त 1789 the assembly passed a decree by this passing the law. Finally the king accepted his power to be checked by a constitution. लुई 16 इस बात के लिए एग्री हो गया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके हिसाब से वो रूल करने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ जो फेडरल सिस्टम ऑब्लिगेशन था वो खत्म किया गया। टैक्सेस को, कुछ टैक्सेस में छूट दी गई थर्ड स्टेट्स के लोगों को, और प्रिविलेजेस हियर एबोलाइज्ड, जो प्रिविलेजेस थे उस सिस्टम को क्या किया गया, कम किया गया। एंड लैंड ओन्ड बाय चर्च कॉन्फिस्केटेड, जो लैंड चर्च के अंडर में था उसको उनसे ले लिया गया। उनकी जो बिल्डिंग्स वगैरह थी उसको भी जो है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के रूप में चेंज कर दी। दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट। दिस वाज ए फर्स्ट टाइम द कॉमन पीपल ऑफ एनी कंट्री प्रोटेस्टेड एंड रिवोल्टेड अगेंस्ट दियर रूलर। रिवोल्ट ये आगे कैसे बढ़ा, फ्रांस में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसके द्वारा क्या चेंजेस किए गए, ये सब हम आप लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज द रिवीजन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टुडेज वीडियो। क्वेश्चंस को पढ़िएगा, एक कॉपी पे लिखिए। इफ एनी डाउट देन यू कैन आस्क अगेन। एंड विथ लास्ट, always wear the mask whenever you come outside from your home. Use the sanitizer, right? Wash your hands by any soap and maintain the social distancing.